हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 यानी बायोलॉजी के सारे 10 के 10 चैप्टर को इन वन शॉट, राइट। तो इंडिविजुअल वीडियोस हमें मिलने वाले हैं हर टॉपिक के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो बच्चों, 21 फेब आपका स्केड्यूल आ चुका है कि तब आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए इन वीडियोस को फॉलो कीजिए ताकि कौन से टॉपिक में क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है और क्या इंपॉर्टेंट है ये हम समझने की कोशिश कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है एट हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस के ऊपर। हेरिडिटी के बारे में लास्ट ईयर 9th में आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, उसी को थोड़ा सा मगअप करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जैकब एंड मोनार्ड इन्होंने मॉडल दिया था प्रोटीन सिंथेसिस का। डीएनए के हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये इन द बैक्टीरियल सेल इन द ईयर 1961। ये एक फ्रेज आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एक्सेट्रा, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में काम आता है। ठीक है, उसके बाद में हाफ का जो मेन पार्ट है ये चैप्टर का वो है सेंट्रल डोग्मा। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा में हम देखते हैं द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द डीएनए वाया आरएनए एंड दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने खुद के प्रोटीन बनाता है फ्रॉम अ जीन। व्हाट इज द जीन? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंप्राइजेस इंफॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिंग पर्टिकुलर प्रोटीन, राइट। ये ध्यान में रखना, सेंट्रल डोग्मा जो है ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये स्टेप से इन्वॉल्व है या स्टेप से बनता है। अंडरस्टूड? मतलब डीएनए पे से बनेगा आरएनए और आरएनए पे से बनेंगे प्रोटीन। ओके, डीएनए पे से बनेंगे आरएनए और आरएनए पे से बनने हैं प्रोटीन। तो जब डीएनए पे से आरएनए बन रहा है तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाएगा इसे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए पे से प्रोटीन बनने के प्रोसीजर को कहा जाएगा ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दी गई है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इसे याद रखना कि डीएनए पे से जो सिंथेसिस होता है आरएनए का उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एटीजीसी वाला सीक्वेंस है, एटीजीसी ये सीक्वेंस है डीएनए पे, तो आरएनए पे सीक्वेंस रहेगा यूएसीजी। वाई यूएसीजी? क्योंकि आरएनए में कौन नहीं है? थाइमिन नहीं है। इंस्टेड ऑफ थाइमिन वहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये जो लेफ्ट साइड में आपको डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम्स इस्तेमाल की जाती है। दैट इज़ द वाई आई एम शोइंग द टेक्स्ट बुक, कि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ें कैसे काम आती है। नाउ व्हाट इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज द न्यूक्लियस। क्या होता है साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? न्यूक्लियस। किसमें? इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होना है? न्यूक्लियस में होना है। ठीक है, उसके साथ साथ क्यों न्यूक्लियस में होना है? क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है और उसी डीएनए पे से आरएनए बनना है। कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है? आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। और वन ऑफ द स्ट्रैंड जो कोडिंग स्ट्रैंड है एंड जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, तो जो स्ट्रैंड है जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, जिसपे से आरएनए बन रहा है, किसका होता है वो स्ट्रैंड? डीएनए का होता है और उस पे से आरएनए बन रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लगते हैं, मतलब नीचे अगर टीएसी है तो ऊपर एयूजी लगेगा। ओके, अब ये ध्यान में रखना कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद में एमआरएनए जो है वो बाहर निकलता है फ्रॉम द न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियस में से वो एमआरएनए बाहर निकलेगा और वो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए जाएगा, दैट इज द ट्रांसलेशन। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं कि एमआरएनए ये मैसेंजर आरएनए जिसने क्या लाया है? इंफॉर्मेशन लाई है, मैसेज लाया है कि कैसे सीक्वेंस होने चाहिए अमाइनो एसिड के। अब कैसे पता चलेगा न्यूक्लियोटाइड पे से कि कैसे सीक्वेंस है? तो यहाँ पर एक कोडिंग सिस्टम है। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनता है। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनता है। आप लोगों को याद है, हम सीख चुके हैं, इसलिए इसे ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन है? तो देखो 4 का क्यूब अगर हम देखें तो 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 64 कॉम्बिनेशंस आर मोर देन इनफ टू कोड फॉर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड।
उसी के साथ साथ 3 कोडॉन जो होते हैं, लाइक 61 कोड फॉर द 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, और 3 जो कोडॉन है वो स्टॉप कोडॉन होते हैं जो ट्रांसलेशन को रुकाने की काम करते हैं, रुकाने के लिए मदद करते हैं। इसके लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये साइंटिस्ट जो है, जो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है क्योंकि इन्होंने ये जेनेटिक कोड दिया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन से, ट्रिपलेट कोडॉन से एमआरएनए बनता है। अब ये जो टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए के स्ट्रक्चर में एक जगह होती है, इसे कहा जाता है एंटीकोडॉन लूप। इसे एंटीकोडॉन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो कोडॉन एमआरएनए पर है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यानी उसके अपोजिट सीक्वेंस इस पर प्रेजेंट होता है। अब ऐसा क्यों? मान लेते हैं कि एमआरएनए पर एयूजी है एंड एयूजी ये कोडॉन है मिथियोनिन के लिए। मिथियोनिन ये एक प्रकार का अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? यूएसी। तो यूएसी क्या है? यूएसी ये एंटीकोडॉन पर प्रेजेंट है ताकि यहाँ पे बाइंडिंग प्रॉपरली हो सके एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अमाइनो एसिड को वहाँ पर लाया जा सके। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट होता है टीआरएनए पर? टीआरएनए पर प्रेजेंट होता है एंटीकोडॉन जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है कोडॉन का। ठीक है, नाउ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन फ्रॉम द एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अब क्या होता है, चार्ज टीआरएनए अपने साथ अमाइनो एसिड लेके आएगा, बट कहाँ? इन द राइबोसोम। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ठीक है, जिसमें 3 पॉकेट होते हैं, पी पॉकेट, ए पॉकेट, ई पॉकेट। ठीक है, पी पॉकेट में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ए पॉकेट में असाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है, और जब ये काम हो गया तो ई पॉकेट से एग्जिट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एट ए टाइम राइबोसोम में 2 टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए प्रेजेंट रहेंगे 2 अमाइनो एसिड को लेके। ठीक है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो राइबोसोम अब आगे शिफ्ट होता है एक कोडॉन से, और अब उसके पॉकेट इससे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन। क्या कहेंगे हम? ट्रांसलोकेशन। The movement of the ribosome from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon is called as translocation। इसे याद रखिए, ये डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रोटीन जो है वो बनता है। इसमें ट्रांसलेशन के फैक्टर्स, एंजाइम्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आपको याद करके जाना है। उसके बाद में आपको देखना है म्यूटेशन क्या होता है। तो चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस, सडन चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस, इसकी वजह से कोडॉन चेंज हो जाते हैं, इसकी वजह से प्रोटीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो अल्टर्ड हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन जो है ये डिजीज़ भी कॉज कर सकता है, सच एज सिकल सेल एनीमिया। ये ऐसे डिसऑर्डर कॉज कर सकता है जो जेनेटिक हो सकते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं, जो हम लास्ट ईयर हेरिडिटी एंड वेरिएशन के चैप्टर में सीख चुके हैं। यहाँ पे आपके इस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हो जाता है, दैट इज हेरिडिटी। अब सेकंड सेगमेंट स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में आपको क्या क्या याद करके जाना है इन द एग्जामिनेशन। तो पहले ये ध्यान में रखिए कि इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इट इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड एंड all the stages in changes occurred various component ranging from stars and planet in the space to the biosphere present on earth। ये ध्यान में रखना है क्योंकि हमें ये हेल्प करता है इवोल्यूशन के डेफिनेशन में या इवोल्यूशन के नोट्स में, एक्सप्लेनेशन में। बाकी ये जो चीज़ें दी है कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ थी, फिर फर्स्ट प्रिमिटिव आया, इस पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ये आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, तो ये आपको मेमोराइज तो है। हम उस पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं जहाँ पर क्या देखना है हमें, जहाँ पर हमें ये देखना है कि थेरीज क्या है, एविडेंसेस क्या है, कौन से टॉपिक पर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा सकते हैं ना। अगर हम बात करें थेरीज ऑफ इवोल्यूशन की, तो सब में पहली जो थेरी है, फर्स्ट लिविंग मटेरियल कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म। इसे याद रखना क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऑलमोस्ट ये भी ध्यान रखना कि सारे चेंजेस होने के लिए लगभग 300 करोड़ साल का समय लगा है, ये एक आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इवोल्यूशन के ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज वाई ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन एंड विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द नोट्स ऑन द इवोल्यूशन। अब
एविडेंसेस में कैसे सवाल पूछते हैं? 3 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इनलिस्ट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन इट, या फिर आपको प्रिसाइजली इसमें से कोई इमेजेस बताई जाएंगी, लाइक दिस इमेज, दिस दैट वन, और ये नीचे पैलेंटोलॉजिकल की या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन की आपको इमेजेस बताई जाएंगी और आपको आइडेंटिफाई करने लगाया जाएगा कि ये क्या है और उसे एक्सप्लेन करो। तो उस हिसाब से आपको काम करना है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या बताता है कि वेरियस सिमिलैरिटीज़ हमें दिखती है, जैसे कि माउथ का स्ट्रक्चर, पोजीशन, आई, नोस्ट्रिल, ये हमें एनिमल्स में सिमिलर दिखते हैं। प्लांट्स में हमें लीफ का शेप, लीफ के वेनेशन, पिटियोल, लोकेशन, ये सिमिलर दिखती, तो हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं ओरिजिन सेम है। ये मॉर्फोलॉजिकल में याद रखना है। एनाटॉमिकल में आपको ये याद रखना है कि सुपरफिशियल सिमिलरिटीज़ भी हमें दिखाई देती है, राइट। सुपरफिशियल सिमिलरिटीज़ का मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल सिमिलरिटीज़ का मतलब है कि यहाँ पे हमें लाइक फोर लेग ऑफ द ऑक्स, ह्यूमन हैंड, फ्लिपर ऑफ द वेल, पैटिगियम ऑफ बैट, इसमें हमें जॉइंट्स में, बोन के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी दिखती है। मतलब एनाटॉमिकली भी हम कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर्स से आते हैं। ये एनाटॉमिकल एविडेंसेस हमें दर्शाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन है, डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि एक ऑर्गेनिज्म में वो यूजलेस हो सकता है बट दूसरे में वो यूजफुल हो सकता है। ओके, सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन, इट मे बी फंक्शनल इन अनदर वन। ठीक है, दूसरों के लिए वो वेस्टिजियल नहीं है बट किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो वेस्टिजियल है। अब इसके एग्जांपल के तौर पर कौन कौन है? अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स ह्यूमन के लिए वेस्टिजियल है। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स जो है ये सेल्यूलेज नाम के एंजाइम को सिंथेसाइज करने का काम करता है, बट अभी हमारे बॉडी में सेल्यूलोज एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम कुक किया हुआ फूड कंज्यूम करते हैं। बट कैटल्स में आज भी सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है बाय अपेंडिक्स, तो मतलब उसमें अपेंडिक्स फंक्शनल है, हमारे बॉडी में नॉन फंक्शनल है। मंकीज में ईयर मसल का काम होता है, जो ईयर पिन्ना पे मसल्स होते हैं उसका काम होता है साउंड वेव्स को गैदर करना। हमारे ईयर मसल्स ऐसा काम नहीं करते। इवन दो टेल बोन का काम है टेल को जनरेट करना। अब हमारे पास टेल नहीं है बट टेल बोन है, इसका मतलब हम ऐसे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए जिनके पास टेल बोन था। यू आर गेटिंग दिस? तो ये भी एक दर्शाता है वेस्टिजियल ऑर्गन की ये ऑर्गन एक समय में बहुत काम करते थे, अभी काम नहीं कर रहे, इसलिए वो वेस्टिजियल है। ठीक है, ये एग्जांपल, ये इमेजेस अच्छे से करके जाना। फिर आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई कितने साल पुराना स्केलेटन हमें मिल रहा है, फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं। ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं ड्यू टू द डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह वगैरह, और उस पे से हम स्टडी कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि कितना पुराना है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रेशो बिटवीन C14 एंड C12। देखो, जब कोई इंसान जिंदा होता है तब ये रेशो कांस्टेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उनकी डेथ होती है तो रेडियो एक्टिविटी मेजर की जा सकती है C14 की, तो रेशो जो है वो अल्टर होने लगता है, और इसी बेसिस पे हमें पता चलता है कि वो फॉसिल वो स्केलेटन कितना पुराना है। ये इमेज भी दी जा सकती है आप लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से टाइप का एविडेंस ये है। उसके बाद में जो नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक आता है एग्जामिनर का, वो है कनेक्टिंग लिंक्स। डकबिल, प्लेटिपस, लंग फिश, पेरीपैटस, ये कनेक्टिंग लिंक है। अब कनेक्टिंग लिंक किसे कहा जाएगा? ऐसे कनेक्टिंग लिंक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कि जिनके पास दो डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर है। ओके, मतलब शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप, इसलिए उन्हें कनेक्टिंग लिंक कहते हैं इन बिटवीन दैट टू डिफरेंट ग्रुप। इसके 3 एग्जाम्पल दिए। पेरीपैटस, जिसके पास सेगमेंटेड बॉडी है, थीन क्यूटिकल है, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन है, ये सिमिलर, बट साथ ही साथ उनके पास ट्रेकियल रेस्पिरेशन भी और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, बराबर। मतलब ये आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, इनके बीच में का कनेक्टिंग लिंक है। पेरीपैटस ये किसके बीच में है? एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये कनेक्शन आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी पूछा जा सकता है। डकबिल्ड प्लैटिपस एग्स ले करता है रेप्टाइल के जैसे, बट वो रिलेशनशिप शो करता है मैमल्स के जैसे क्योंकि उनके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है एंड हेयर्स भी प्रेजेंट है। मतलब ये किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक हो गया? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में। लंग फिश होने के बावजूद भी लंग से रेस्पिरेशन करती है, मतलब ये किसमें कनेक्शन हो गई? ये कनेक्शन हो गई फिशेस एंड एम्फीबियंस के बीच में, है ना। मतलब हमें ये समझ आता है कि रेप्टाइल से ही मैमल्स बने हैं और फिश से ही एम्फीबियंस बने हैं, और
एनिलिडा से ही अर्थोपोडास बने हुए, यानी ये कॉमन ऑर्गेनिज्म जिनके पास कॉमन कैरेक्टर है, कॉमन मैन के जैसे, जैसे क्रिकेट टीम में हम रखते हैं ना एक कॉमन मैन, ऐसे कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो दोनों ग्रुप में बैठते हैं। ये दर्शाते हैं कि यस देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ईच एंड एवरी फाइलम्स। ओके, उसके बाद में आता है सिक्स्थ एविडेंस, लास्ट एविडेंस, दैट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स में अगर हम उनके इनिशियल फीटस कंडीशन देखें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस देखें, तो फर्स्ट स्टेज में लगभग सब सिमिलर दिखते हैं। हम उस स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का वो बेबी है। सेकेंड में थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखाई देता है, और थर्ड में फिर हम प्रिसाइजली कह सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ये हमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओरिजिन सेम है और हम सारे किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ही जन्मे हुए हैं या आए हुए हैं। ओके, उसके बाद आती है डार्विन की थ्योरी। अब थ्योरीज की बात हमें करनी कि हमने देख तो लिया एविडेंसेस क्या, इसे अच्छे से करना। थ्योरीज दो थ्योरी है हमारे पास, एक है लामार्किज्म, एक है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन इन्होंने दी है। चार्ल्स डार्विन ये फादर ऑफ इवोल्यूशन है। इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसे याद रखना। उन्होंने इसमें कंसेप्ट बताई है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन की। उनका कहना वही है कि सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म कंपटीशन में जीत पाते हैं जो ऑर्गेनिज्म इनिशियल मॉडिफिकेशन बताते हैं, इसेंशियल मॉडिफिकेशन बताते हैं कंपटीशन में टिक के रहने के लिए। उसी के साथ साथ नेचर भी खुद रिस्पॉन्सिबल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सिलेक्शन में ऑर्गेनिज्म की। जो फिट है वही लीव करेगा, जो फिट नहीं है वो पेरिश हो जाएगा, रेस्ट पेरिश हो जाएगा। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया है नेचुरल सिलेक्शन। इस डार्विन के थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया गया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इसके 3 ऑब्जेक्शन है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन ये अकेला फैक्टर नहीं है इवोल्यूशन के लिए, इट इज वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर। सेकेंड, डार्विन ने ये मेंशन नहीं किया है कि यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि स्लो चेंजेस और अब्रप्ट चेंजेस में क्या डिफरेंस है, क्या रीज़न है। देखो, स्लो चेंजेस ये इवोल्यूशन दर्शाते हैं जो इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, अब्रप्ट चेंजेस ये म्यूटेशन की वजह से होता है जो हमें अभी पता है, बट चार्ल्स डार्विन ये बता नहीं पाए। दीज आर द ऑब्जेक्शन, सिर्फ ऑब्जेक्शंस है, उनके थ्योरी को निगलेक्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट नहीं किया गया, बस उस पर ऑब्जेक्शंस उठाए गए। बट जब हम बात करते हैं लामार्क की, तो लामार्क का कहना ये था कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट। मतलब फॉर एग्जांपल, जिस ऑर्गन का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे वो ऑर्गन बहुत डेवलप्ड होगा, जिसका नहीं करेंगे वो खराब डीजनरेट हो जाएगा। और उनका कहना है, जैसे जिराफ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि लॉन्ग समय के लिए जिराफ ने अपने नेक का इस्तेमाल किया, उसे बहुत स्ट्रेच किया ताकि वो बड़े बड़े प्लांट्स में के लीव्स को खा सके, तो उनका जो नेक है वो लॉन्ग बन गया, राइट। सो विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक ड्यू टू उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक हैव बिकम यूजफुल स्विमिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने वाटर में अपनी लाइफ जो है ज़्यादा सस्टेन करी। तो उनका क्या कहना है, लामार्क का क्या कहना है कि भाई जीवन जीते जीते जिस ऑर्गन का इस्तेमाल हमने ज़्यादा किया वो ऑर्गन डेवलप्ड हो गया और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास भी हुआ। ओके ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में वो पास भी हुआ। इस वजह से उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जीवन जीते जीते जो कैरेक्टर हमने एक्वायर्ड कर लिए, तो उन्होंने उनके थ्योरी को और एक नाम क्या दिया, इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो लामार्किज्म के 2 नाम हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या फिर लामार्किज्म। लामार्किज्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा नहीं होता, हर ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा नहीं होगा कि एंसेस्ट्रली एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। एक्चुअली पहले चेंजेस होते हैं जेनेटिकली और फिर वो मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस दिखते हैं। लामार्क का कहना ये था कि पहले मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, इस वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद में PYQ में मोस्ट हाईली रेटेड एंड मोस्ट हाईली आस्क्ड टॉपिक आता है, दैट इज स्पेशिएशन। स्पेशिएशन छोटा सा पैराग्राफ है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ कर चलो। स्पेशिएशन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शन, और each species grows in a specific geographical condition. Their food habit, reproductive ability, period is different.
However, genetic variation is responsible for the formation of new species from earlier one. Besides this, geographical and reproductive changes are also responsible. ठीक है, ये पूरा के पूरा एज इट इज़ आपको लर्न करना है, याद रखना है, क्योंकि स्पेशिएशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल पूछा गया है. क्लियर. अब आती है बारी ह्यूमन एवोल्यूशन की. ह्यूमन एवोल्यूशन में आपको कुछ हाईलाइटेड पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट वाइज मैन कौन सा था, फर्स्ट एप लाइक एनिमल कौन सा था, फर्स्ट ह्यूमन कौन सा था, वगैरह वगैरह. इसमें ये ध्यान रखना आपको, हाईली ये चीज़ें रखनी कि लगभग 7 करोड़ साल पहले लास्ट डायनासोर डिसअपीयर्ड अराउंड 7 करोड़ ईयर्स एगो. उसके बाद में आपको देखना है कि एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुए, एंड लगभग टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपीयर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो. ये ध्यान में रखो. उसके बाद में उनमें इम्प्रूवमेंट हुई, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन हुआ, एंड हैंड जो है वो इम्प्रूव हुए. एप लाइक एनिमल जो है वो इवॉल्व हुए. मीन लाइक एप लाइक एनिमल जो है वो साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में गए और वहाँ पे वो गिबन्स एंड ऑर्गेटन में कन्वर्ट हो गए. उसके बाद में ये वाला जोन, यहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो एप लाइक एनिमल अफ्रीका में ही रह गए, वहाँ से उनसे गोरिल्ला एंड चिंपांजीज इवॉल्व हुए 2.5 करोड़ ईयर्स एगो पहले. और कुछ 2 करोड़ साल पहले स्पीशीज़ बने एप लाइक, जो डिफरेंट वे में ग्रो हुए. डिफरेंट वे मतलब उनका हाथ जो है वो यूज़ होने लगा फॉर ईटिंग द फूड एंड अदर वर्क, मतलब स्किल्ड होने लगे वो. एंड ब्रेन जो है उनके डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई. उसी के साथ साथ पेल्विक ग्रिडल जो है वो डेवलपमेंट ऐसे हुआ कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में रह सके, इरेक्ट पोस्चर में उनका वर्टिबल कॉलम हो गया, ग्लास लाइट पर वो सीधे से खड़े हो सके, ऐसा हुआ. फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल, ये रामापिथिका से, इसे याद रखिए क्योंकि ये एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है. साउथ अफ्रीका में और भी इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म बने, ह्यूमन बने 40 लाख ईयर्स एगो. Morphology of human-like animals started to appear in a member of genus Homo about 20 lakh years ago. 15 लाख साल पहले ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वाले इवॉल्व हुए चाइना, इंडोनेशिया एंड एशियन कॉन्टिनेंट में. एंड देन हियर evolution of upright man continued in a direction of development of brain over period of 1 lakh years, and meanwhile discovered the fire. Brain of 50,000 year old man had been sufficiently evolved to extent that it could be considered as a member of Homo sapien, that is wise man. ठीक है. नींडरथल मैन, ये फर्स्ट वाइज मैन का एग्जाम्पल है, इसे ध्यान में रखो. क्रो मैग्नॉन मैन 50,000 ईयर एगो इवॉल्व हुआ, ये ध्यान में रखो. 10 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है वाइज मैन ने, कैटल हर्ड बनाए, सिटीज़ इस्टेब्लिश की है. फिर कल्चर स्टार्ट हुआ, डेवलप्ड होना. आर्ट राइटिंग जो है 5,000 साल पहले आई है. मॉडर्न साइंस इमर्ज 400 साल पहले हुआ है. इंडस्ट्रियल सोसाइटी 200 साल पहले आई है. यहाँ पर हमने पूरी डिटेल में ह्यूमन इवोल्यूशन भी देख लिया, यानी कि हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कलेक्टिवली कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने कौन से पॉइंट पढ़ाई किए, स्टडी किए या रिवाइज किए, हमने देखे हैं. स्पेसिफिकली हेरिडिटी, इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी, स्पेशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, एविडेंसेस, लामार्किज्म एंड ह्यूमन इवोल्यूशन. इन सब में स्पेशिएशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, सेंट्रल डोग्मा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पूरा चैप्टर करके जाओ, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इस पे काफ़ी पूछे जा सकते हैं. आई होप आपको ये रिवाइज्ड 1 शॉर्ट फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अच्छे से समझ आया है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. जेन्युइन क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी. डू स्मार्ट एंड हार्ड वर्क, प्रॉपर स्टडी कीजिए. ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास, बट डोंट वरी, अगर आप स्केड्यूल करके करोगे तो यू आर गोइंग टू स्कोर द हाई मार्क्स. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसमें हमें बात करनी है रेस्पिरेशन के बारे में, माइटोसिस मियोसिस के बारे में, न्यूट्रिशन, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी के बारे में. सो तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल, स्टडी स्मार्टली. मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल. Bye. Have a great time.